हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में मतलब पिछले और भी क्लासेस में इस चैप्टर के जो हम लोग थ्योरी पोर्शन किए थे, तो आज की कोशिश होगी हमारी कि 3.1 एक्सरसाइज कर जिसमें जिनमें लिए 3 सवाल है उसको अटैम्प्ट करते हैं और ग्राफ के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसका क्या थ्योरी पोर्शन होगा उसके बारे में। हमारा आज का क्लास जो होगा वो 3.1 का होगा और ग्राफ क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल 3.1 एनसीईआरटी का क्या क्या दिया हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो पहला सवाल है। अच्छा, इसमें क्या हो, समीकरण में क्या होता है कि दो तरह का सवाल होता है। एक तो समीकरण दिया होता है, एक सवाल होता है शब्द समीकरण, है ना। शब्द समीकरण मतलब एक वाक्य में दे देगा, शब्दों में दे देगा, उस समीकरण को हम पढ़कर समीकरण तैयार करना है और उसे हल करना है एक्स और वाई के लिए, या आप जो चर मान सकते हैं, मानना है मान सकते हो। तो 3.1 में जो दिया हुआ 3 क्वेश्चन है वो शब्द समीकरण है। उस शब्द समीकरण को पढ़कर समीकरण तैयार करना है। उसका फिर आप कोई भी विधि से, वैसे इसमें लिखा हुआ कि आप चाहे तो किसी विधि से हल कर सकते हो। अगर जो लिखा होगा जिस विधि से हल करना है उस विधि से आपको सॉल्व करना है, मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब, अब यहाँ पे दो आदमी की बात हो रही है, एक खुद आफताब और उसकी पुत्री, इट मीन्स बेटी की बात हो रही है ना। आफताब और उसकी बेटी दोनों का कंपैरिजन किया गया आयु के साथ, मतलब ये आयु से संबंधित सवाल है। ठीक है, अब आयु से संबंधित सवाल में जनरली हम मेनली ये देखते हैं कि जो उसकी वर्तमान आयु है, हम लोग वर्तमान आयु को मानते हैं। ठीक है, वर्तमान आयु को आप चाहे तो किसी x में मान लो या y मान लो, या कोई भी चर मानते हैं, वर्तमान आयु मानते हैं। जब सवाल में आयु प्रसव से संबंधित सवाल होगा, है ना, आयु से संबंधित प्रश्न होगा, तो उस प्रश्न में हम लोग मानेंगे वर्तमान आयु। वर्तमान आयु को x मानेंगे या y मानेंगे, या इन द सेंस जो भी मानना मान सकते हो, वर्ष, आयु वर्ष में होगा। ठीक है, वर्तमान आयु माना जाएगा। अब यहाँ पे पहले सवाल में क्या है कि आफताब और उसकी पुत्री, मतलब दोनों की आयु को मानना। आफताब की आयु को मान लो आप x, उसकी पुत्री मतलब बेटी की आयु को मान लो y मान सकते हो। ठीक है, y वर्ष जो मानना। उसके बाद कभी कभी प्रश्न में आयु से संबंधित सवाल में दे देगा आपको पूर्व, जैसे मान लो 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का अर्थ क्या हो गया, पहले, है ना, 5 वर्ष पहले। अब आयु क्या होगा, अब किसी की वर्तमान आयु, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष, 1 साल है ना, 5 साल पहले उसकी आयु क्या होगा। तो बताओ वर्तमान में क्या घटेगा या जुटेगा, बताओ। ऐसे समझो आप कि किसी की वर्तमान आयु है 15 साल, 5 साल पहले कितना था, ऑब्वियसली 10 साल होगा। तो 15 में से 5 घटाया गया है, मतलब जो वर्तमान आयु है उसमें से हम 5 वर्ष घटा देंगे। जब कभी भी पूर्व या पहले की बात होगी तो उसमें क्या करना, माइनस कर देना। तो 5 वर्ष पहले आयु जो होगा वो x - 5 वर्ष होगा। ठीक है, और 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद जो आयु होगा आपका वो क्या होगा, x + 5 वर्ष। ठीक है, x + 5 वर्ष होगा, 5 साल बाद आयु। क्योंकि 5 साल बाद वर्तमान से ही हम लेते हैं पूर्व, वर्तमान से ही लिया जाता है बाद। पूर्व में माइनस कर दो, बाद में पश्चात लिखा रहेगा प्लस कर दो। ठीक है, अब सपोज 15 साल आयु है और 5 वर्ष पहले क्या होगा, x मतलब 10 हो जाएगा घटाने पर। अब 5 साल बाद क्या होगा, वर्तमान अभी 15 है, तो 5 साल बाद जो होगा वो क्या होगा आपका 20 होगा, 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो पश्चात में या बाद में याद रखिएगा आप कि उसमें जोड़ना है और पूर्व में पहले में आपको घटाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें शब्द का समीकरण को समझना है। पहले देखो शब्द समीकरण में क्या होता है कि सवाल को पहले हमें समझना है
कभी भी सॉल्व करना है तो पहले आप कोशिश करो कि पूरे सवाल को पढ़ लो, उसके बाद कोशिश करना कि उस सवाल को फिर दोबारा पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ हमें मानने के साथ साथ समीकरण तैयार करें। अंत में जनरली क्या होता है, शब्द समीकरण में जो अंत में लिखा होता है उसी के अनुसार हम मानते हैं। सवाल के लास्ट में सपोज मैंने एक सवाल पढ़ा हो, पहला सवाल है, वैसे पहले में तो लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं पहला सवाल को पढ़कर बना देता हूँ। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले हम तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब मैं 7 गुनी आयु का था तुमसे, अपनी बेटी से कहता है। अब से मतलब अब वर्तमान से 5 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी का रह जाऊंगा, ठीक है, 3 गुनी का हो जाऊंगा। अब से 3 साल के बाद, मतलब से कि 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था मैं, आफताब अपनी बेटी से, वही आफताब अपनी बेटी से 3 साल बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जनरली इसके लास्ट में लिखा हुआ है इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफी विधि रूपों में व्यक्त करें, मतलब एक समीकरण बना के सिर्फ छोड़ देना है, बस इसमें ये कह रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं कि लास्ट में ये लिखा रहेगा सवाल में कि आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करें। जनरली सवाल में ये लिखे होते हैं, ठीक है, मतलब x का मान और y का मान, आफताब की जो वर्तमान आयु होगा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु होगा, अब उसे निकालना है ना। तो शब्द समीकरण में क्या होता है कि जो सवाल दिया रहेगा आपको, उस सवाल को एक बार पढ़ना है, फिर दूसरी बार फिर से पढ़ना है, और लास्ट में जो अंत में दिया होता है उसके अनुसार, अंत में सवाल में वैसे लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हम मानते हैं लास्ट में ये लिखा हुआ है कि आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करें। तो क्या लिखा हुआ है, आफताब की और उसकी पुत्री की आयु, तो हम मान लेते हैं उस अनुसार में। आपको मानना है, माना कि चूँकि इसमें आफताब उसकी पुत्री की बात की गई है, ठीक है, तो माना कि आफताब की वर्तमान आयु मानना है। कभी भी जब सवाल में आयु से संबंधित प्रश्न होगा तो उसमें आपको किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आयु मानना है, ठीक है, वर्तमान आयु हमेशा याद रखना है। मतलब करेंट जो एज वो क्या होगा, हमने मान लिया x वर्ष, है ना, कोई भी चर मान सकते हैं x y z, ठीक है। अब उसके बाद इस सवाल में आफताब की बात हो रही है और उसके पुत्री की बात हो रही है, तो अब पुत्री की आयु को मान लो। फिर आफताब के पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु, यहां आप मान लो क्या, y वर्ष मान लो, ठीक है, y वर्ष हमने मान लिया। अब इस दोनों के लिए हमें हल निकालना है। सवाल को पढ़कर समीकरण कम से कम 2 तैयार करना, तभी ना होगा। 2 समीकरण वैसे दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं आफताब अपने से, मतलब जो हमने माना है, यार मतलब जो हमें अंत में दिया उसके अनुसार हमने मान लिया। अब सवाल को फिर से पढ़ना, कोशिश करना है कि फिर से पढ़े, ठीक है, और जो सवाल अंत में दिया हुआ उसे फिर से पढ़ना है। तो हमें इस सवाल को फिर से पढ़ा जाए। लिखा हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब यहाँ पे पर्सन से हमें समीकरण तैयार करना है, लिखेंगे पर्सन से, ठीक है। अब देखो आफताब की जो वर्तमान आयु है x और उसके पुत्री की आयु क्या है y, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है पर्सन के अनुसार हमने मान लिया x और y। अब समीकरण तैयार करना है, तो पहले समीकरण में आफताब की उम्र, वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 7 वर्ष पहले, इसका मतलब है कि 7 साल दोनों में हमें घटाना है, किसी एक में नहीं। अब किसी एक की बात नहीं होगी बल्कि दोनों में 7 साल घटेगा ना। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले, मतलब दोनों में 7 घटाना है, कि 7 साल पहले मैं तुमसे, मतलब अपनी पुत्री से कितनी आयु का था, कितनी गुनी आयु का था, तो ऑब्वियसली 7 गुनी आयु का था। तो उसकी पुत्री के वर्तमान आयु नहीं बल्कि 7 वर्ष पहले वाले आयु में 7 गुना कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया समीकरण तैयार। इसको सॉल्व कर लो, x y को एक तरफ लिया। चलो इस साइड वाले को हम इरेज कर देते हैं।
तो इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y से और 7 7 से गुना होगा 49, ठीक है। अब 7y को इस साइड ले आओ, एक चर को एक तरफ ले आओ, अब जो मतलब चर है पद है उसको एक तरफ ले जाओ, प्लस 7। तो x माइनस 7y बराबर क्या हो गया, 42 होगा ना, हाँ 42 होगा। समीकरण 1 तैयार होगा। समीकरण 1 हो गया x माइनस 7y बराबर -42, ठीक है। अब फिर से समीकरण पढ़ना है हमें। अब समीकरण आगे कह रहा है कि अब से मतलब वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद, अब से दोनों, आफताब भी और उसकी बेटी पुत्री भी, दोनों 3 वर्ष बाद, जैसे पर्सन कहा 3 वर्ष बाद, तो इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो। अच्छा, एक बात ये है कि जब किसी की आयु बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसकी कंपैरिजन दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उसकी बेटी की आयु में आफताब की आयु 3 साल बढ़ गया है, उसकी बेटी की आयु तो नहीं बढ़ पा रहा, ऐसा तो नहीं। दोनों की आयु एक साथ बढ़ेगा, दोनों की आयु एक साथ घटेगा। 7 साल पहले वो भी कम थी, वो भी कम था, 3 साल बाद ये भी ज़्यादा हो गया होगा, ये भी ज़्यादा होगा, ये भी कम हो जाएगी ज़्यादा। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का हो जाएंगे, मतलब अपनी पुत्री की आयु में, वर्तमान नहीं बल्कि 3 वर्ष बाद वाली आयु में 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुना करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। x + 3 बराबर है ना, हो जाएगा 3y प्लस 3 से 3 दिया 9, एक तरफ ले आते हैं चर वाले पद को, 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर क्या आ गया आपका 6 आ गया। समीकरण 2 इस तरह से तैयार हुआ। 1 और 2 को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि बीजगणित रूप में ग्राफी विधि में आप व्यक्त करें, तो आपका सिंपल आंसर हो गया क्या, पहला हो गया x माइनस 7y माइनस 42, x माइनस 3y बराबर 6, ये हो गया आपका आंसर। ग्राफी विधि में हल करना, आपका आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी में एक खास बात ये होती है कि जितने भी पर्सन होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ना, हर तरह का पर्सन होते हैं, सब में आपको लॉजिकल थिंकिंग लगाना है, उसको सॉल्व करना है अलग अलग तरीक़ों से। तो बहुत बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी को फॉलो करिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और जितने भी एग्जाम में पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम हॉल में, वो सारे के सारे इसी से आधारित होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्रिकेट टीम की एक कोच ने, सवाल को पढ़ लेते हैं। क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा, ठीक है। एक कोच है जिसमें उस 3900 रुपये में क्या हो, एक बजट जमा किया 3900 रुपये का, उसमें से 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा एक क्रिकेट टीम की कोच ने, ठीक है। फिर बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंद 1300 में खरीदा, ठीक है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, मतलब समीकरण बना के आपको छोड़ देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट टीम की एक कोच ने, अब सवाल लास्ट में लिखा, वैसे जनरली ये होता है कि बल्ले और गेंद की बात हो रही है, तो सवाल में बल्ले और गेंद की बात हो रही है। 3 बल्ला पहले बार में 3900 रुपये में कोच ने क्या किया, 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा। फिर दूसरी बार में मतलब उसी कोच ने क्या किया, 1300 में 1 बल्ला 2 गेंद खरीदा, ठीक है। तो अब इस स्थिति में हमें समीकरण बना के छोड़ना है। तो यहाँ पे हम मानना है हमें बल्ले और गेंद की दाम को, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो आप, माना कि 1 बल्ला का मूल्य या उसकी कीमत व्यय जो भी है मान सकते हो x रुपया, ठीक है। उसी प्रकार एक गेंद का मूल्य y रुपया मान लो, ठीक है। बल्ले का x रुपया, गेंद का y रुपया। तो अब कोच ने क्या हुआ, फर्स्ट टाइम पर पर्सन से हम लिख सकते हैं सवाल से कि कोच ने पहली बार में क्या किया कि 3900 रुपये में 3 बल्ला, तो एक बल्ले का दाम x, ध्यान रखना, एक बल्ला अगर 500 में मिलता है तो 3 बल्ला 3 को 500 से गुना करते हैं, मतलब ये हुआ कि एक बल्ले का जो दाम है x, उसकी क्वांटिटी से गुना करते हैं तो 3 बल्ले का दाम आ जाएगा। एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 3 बल्ले का दाम 3x रुपया, तो 3 बल्ला 3x, ये रुपया बन गया है ना। यहाँ रुपया को क्वांटिटी से गुना किया, 3 बल्ला एक कोच ने खरीदा, साथ साथ 6 गेंदे, एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6y रुपया। ये रुपया में ये भी रुपया, ऑब्वियसली रुपया का जो समीकरण होगा वो रुपया से बराबर होगा। अब वो कितना दिया हुआ है, 3900 रुपया। समीकरण 1 तैयार हुआ, ठीक है। मतलब ये हो कि एक कोच ने 3x बल्ला मतलब 3 बल्ला 6 गेंद 3900 में खरीदा। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, चाहे तो 3 कॉमन ले लो, है ना, 3 कॉमन ले लो, तो x + 2y बराबर कितना
3900 यहाँ से सॉल्व करोगे तो x प्लस, अब ऐसा है कि ये दोनों तरफ LHS RHS में क्या होता है कि कॉमन टर्म दिख रहा है, तो उसे हम आसान कर सकते हैं समीकरण को। तो 3900 से 3 भाग होगा तो क्या आ गया आपका 1300। समीकरण 1 अभी भी यही है, ठीक है। अब सवाल को फिर से दोबारा समीकरण पढ़ते हैं, दूसरा शब्द पर समीकरण पढ़ते, लिखा हुआ है कि उसी प्रकार उसने बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब पहले तो 3 बल्ला खरीद लिया, फिर एक बल्ला और ख़रीदा है, ठीक उसी प्रकार 2 गेंद और ख़रीदा, मतलब 2y कितने में भाई, तो 1300 में। समीकरण 2। अब देखोगे समीकरण 1 और 2 दोनों एक जैसा है। वैसे जनरली सवाल में कहा गया कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ना है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इतना ही पे छोड़ना आपको। तो 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, 1 किलो सेब का दाम x रुपया, तो 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया, तो 2 किलो सेब हो जाएगा 2x, ठीक है। और क्या होता है कि जब जनरली होता है कि 1 किलो सेब को हमने x माना है तो 2 किलो को 2x होगा, 3 किलो को 3x रुपया होगा। इस तरह से 1 किलो का अंगूर का दाम y, तो 2 किलो का 2y, 3 किलो का 3y, इस तरह से हो जाएगा, आपका रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 किलो सेब 2x और 1 किलो अंगूर हो गया y, ठीक है। और दोनों का मूल्य उस टाइम पर कितना था, 160 रुपया था। किसी दिन मतलब इसका दाम ये था, 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर जो है वो 160 रुपये में मिलता था, ठीक है। लेकिन अब मतलब ये करंट की बात नहीं हो रही, बल्कि जनरली बहुत एक सवाल के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। फिर अगला जो पर्सन दिया हुआ है, इसका दूसरा जो भाग दिया हुआ, दूसरा भाग क्या लिखा हुआ है, 1 महीने बाद 4 kg सेब। अब यहाँ पे 4 kg सेब का 1 kg x हो गया, तो 4 kg हो गया आपका 4x। फिर और 2 kg अंगूर, मतलब 2y। अब इस टाइम पे दाम क्या हो गया आपका, 300 रुपया हो गया। क्या हो गया, 300 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका गणितीय व्यापक रूप में। चाहे तो इसमें 2 कॉमन लेके इसको आप अलग कर सकते हो, तो 2x प्लस y बराबर 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 2x प्लस y बराबर 300, बट्टे में आएगा 2, तो हो जाएगा 150। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका यही आंसर हो जाएगा, बीजीय व्यंजक के रूप में, है ना, गणितीय व्यापक के रूप में हो जाएगा आपका, ये आंसर होगा। इसको चाहे सॉल्व भी कर सकते हो। वैसे देखने को लग रहा है कि दोनों समीकरण में x का अनुपात y का अनुपात, मतलब इसके लिए कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। जब इसका हल निकालेंगे तो कोई हल नहीं होगा, मतलब ना तो x का मान आएगा ना तो y का मान आएगा। तो 3.1 में ओवरऑल 3 ही सवाल था, और 3.2 हम लोग अगले एक्सरसाइज में, 3.2 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं ग्राफ का कुछ थ्योरी पोर्शन जान लेते हैं, उसके बाद फिर 3.2 कल करेंगे, और ग्राफी विधि का जो सवाल होगा उसको भी। चलो ग्राफी विधि का कुछ हम मतलब थ्योरी पोर्शन बता रहा हूँ। ग्राफ आलेख है ना, इसको हम कह सकते हैं क्या, ग्राफ, ठीक है। इसमें देखो कि इसमें 2 अक्ष होते हैं, x डैश, y डैश, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट है कि x अक्ष ये हो गया आपका y अक्ष, क्षैतिज रेखा जो होगा, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होगा, क्षैतिज रेखा जो होगा, उसको हम x अक्ष के नाम से जानेंगे। जो इसका वर्टिकल कॉलम है, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, इसको हम y अक्ष के नाम से जानेंगे। और दोनों अक्ष एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों अक्ष जो हम लिए हैं वो 2 डायमेंशनल आकृति है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, मतलब इसमें या x और y होगा। एक होता है 3 डायमेंशनल आकृति जिसमें लेंथ, हाइट और ब्रेथ होता है, मतलब x अक्ष, y अक्ष और एक में z अक्ष होता है। जैसे मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देखो कि इसमें क्या है कि इसमें केवल 2 ही अक्ष है, ठीक है। एक x अक्ष हो गया, चलो ऊपर ले लिया, एक y अक्ष, एक x अक्ष हो गया, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हो, चूंकि x अक्ष ऐसे हो गया, y अक्ष ही हो गया, प्लस माइनस, पॉजिटिव में नेगेटिव में, y अक्ष हो गया प्लस माइनस में, ऐसे भी हम कर सकते हैं। मतलब 2 ही अक्ष होगा, x और y, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, लंब होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब 3 डायमेंशनल आकृति लेते हैं। 3 डायमेंशनल में क्या होता है कि x, y और z तीनों आ गए, x, y और z, और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक दूसरे से तब तीनों लंबवत होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आपको। तो ग्राफ में क्या है कि 2 डायमेंशनल आकृति जिसमें x और y अक्ष होगा, 2 डायमेंशनल कार्टीय तल हो गया ना, इसको हम कार्टीय तल भी कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल कार्टीय तल, ठीक है, 2 डायमेंशनल कार्टीय तल।
अब इसमें क्या होता है कि टू डायमेंशनल कार्टिकल में अगर दो अक्ष मतलब x और y जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को हम कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे आप? इसको मूल बिंदु कहोगे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं इसको ओरिजिन कहोगे, मूल बिंदु कहो या इसको ओरिजिन कहो। इसको ओरिजिन जो होता है, मूल बिंदु जो होता है वो x और y अक्ष के कटान बिंदु को कहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो कि इसमें 4 तरह का क्वाड्रेंट बना, 4 तरह का एक कह सकते चतुर्थांश बना। हाँ, एक कह सकते हैं कि एक भाग को 4 भागों में बांटा गया, एक पूरे भाग को 4 हिस्सों में बांटा गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका हो गया तृतीय, ये आपका हो गया चतुर्थ, है ना। या हम यूँ कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब इसमें हमें ये ऑब्जर्व करना है कि x वाले जो अक्ष है उसके दाईं ओर वैल्यू होगी उसको हम प्लस में मापेंगे, है ना। प्लस होगा, इस साइड की वैल्यू को हम माइनस में मापते हैं, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, है ना। तो इसलिए x डैश जनरली माइनस में होगा, ये आपका जो होगा x वो प्लस में होगा, y प्लस में और y डैश आपका माइनस में होगा, ठीक है। अब देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम पाद में, है ना, इसको हम प्रथम पाद के नाम से भी कह सकते हैं। प्रथम पाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में और प्लस में दोनों के लिए होगा। अच्छा, याद रखना कि कार्तीय तल में किसी बिंदु के लिए जो मान होता है, किसी बिंदु को जो स्थिति होता है, जनरली हम क्या होता है कि आलेख में किसी बिंदु का लोकेशन दिखाते हैं, है ना, मतलब स्थिति दिखाते हैं। आलेख में 2 डायमेंशनल आलेख की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। आलेख में या कह सकते हैं कार्तीय तल में किसी बिंदु का क्या स्थिति, इट मीन्स लोकेशन, है ना। इसका जो लोकेशन दिखाएंगे, पोजीशन दिखाएंगे, तो वो लोकेशन x अक्ष से भी मापा जाएगा और y अक्ष से भी मापा जाएगा। x और y दोनों अक्ष से मापते हैं किसी बिंदु का, चाहे इस क्वाड्रेंट के अंदर में पहला इसमें हो, कोई बिंदु यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उस बिंदु के लिए x की दूरी और y की दूरी दोनों मापते हैं। तो उसको हम कहते हैं उसकी स्थिति या लोकेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे उस बिंदु के लिए x, y। एक x, y जो होगा इसको ही इसी हम कहते हैं निर्देशांक, है ना। इसे ही हम कहते हैं निर्देशांक, या आप इसको कह सकते हैं नियामक भी कह सकते हैं हिंदी में, और इसको आप इंग्लिश में कहना है तो कह सकते कोऑर्डिनेट कह सकते हो, ठीक है। ओवरऑल तो इसके बारे में हम लोग किसी चैप्टर में, इसी क्लास 10 के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो किसी बिंदु का जो स्थिति होगा कार्तीय तल के अंदर में, उस बिंदु के लिए क्या होगा x, y के रूप में, मतलब x और y दोनों वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम कहते हैं निर्देशांक या नियामक, या यूँ कह सकते हैं कोऑर्डिनेट। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल आकृति में x और y के लिए होगा। और अगर हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल आकृति में, अब कोई बिंदु है 3 डायमेंशनल आकृति में, है ना, लोकेशन में 3 डायमेंशनल में कोई बिंदु को लोकेट कर दिया गया है, तो उस बिंदु से x की दूरी, y की दूरी, z की दूरी तीनों के लिए मापते हैं। तो उस टाइम पर उस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट का लोकेशन सर्च करेंगे वो होगा x, y और z तीनों के लिए होगा। लेकिन 2 डायमेंशनल में क्या आता है, किसी बिंदु का, सपोज हमने वो बिंदु को हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। चलो ये बिंदु यहाँ पे आप ले लो, कोई बिंदु है सपोज P, इस बिंदु की दूरी जो होगा, इस बिंदु का, इस पॉइंट का, बिंदु मतलब पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो x के लिए कितना होगा और y के लिए कितना होगा वो बताना। देखो ग्राफ में क्या होता है कि जो x अक्ष आपका दिया रहेगा या y अक्ष दिया रहेगा, तो x अक्ष ओरिजिन से, मतलब उस बिंदु से कितनी दूर गया है, कितना दूर गया है ना। जनरली ये दूरी मापते हैं, ये भी दूरी होता है, ये भी दूरी होता है, ये भी दूरी होता है ना। अब क्या होता है कि जब कोई वस्तु कहीं पे है तो उस वस्तु का जो पोजीशन निकाला जाता है 2 चीज़ के रेफरेंस में होता है ना। जनरली टाइम के रेस्पेक्ट में भी होता है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में होता है, या हम कहीं जा रहे हैं, सपोज किसी जगह जा रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट को हम फिक्स कर दें कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम कितनी दूर ट्रैवल किए हैं,
या हम कह सकते हैं कि अगर दो रेखा है तो दो रेखा किसी पॉइंट पे जाता है तो यूँ कह सकते हैं कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर उस लाइन के बीच में अगर कोई पॉइंट लोकेट है तो उस पॉइंट के लिए दोनों अक्ष के मतलब दोनों रेखा के लिए कितनी कितनी दूरी पर होगा। अब ऐसा समझो क्या होता है कि अगर हमने ग्राफ में हमने ले लिया सपोज, चलो मैं इसको यहाँ पर ब्लू से बना लेता हूँ। देखो ऐसा है कि एक लाइन ये ले लिया, एक लाइन ये ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने यहाँ दिखाया, तो सवाल ये है कि ये पॉइंट इसके लिए इससे कितनी दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर, इससे ऐसे ये दोनों दूरी हम मापते हैं तो उस पॉइंट का लोकेशन बताएगा x में और y में। जनरली क्या होता है कि एक को हम x मानते हैं दूसरे वाले को y, यही तो है ग्राफ में ऐसे ही होता है कि उस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। अभी हमें यही बताना है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में देखो कि इस पॉइंट के लिए जो x से दूरी होगा और y से दूरी होगा वो पॉइंट की स्थिति लोकेशन निर्देशांक बताएगा आपका, ठीक है। सपोज मूल बिंदु से ओरिजिन से यहां तक की दूरी है क्या आपका x, ये आपका x दूरी है, और इसी मूल बिंदु से यहां की दूरी आपका हो गया y, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया। मतलब है कि ये पॉइंट इस बिंदु से कहां से, ये पॉइंट यहां से, ये कौन सा अक्ष हो गया आपका y अक्ष, कितनी दूरी पर है x, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा x होगा, है ना, ये भी x होगा आपका। अब ये पॉइंट x अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट जो P है x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो ऑब्वियसली जो ये होगा वही होगा, पैरेलल है, एक दूसरे के बराबर भी है। जो y ये होगा वही y डिस्टेंस यही होगा, ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा वो y होगा। तो मिल तो गया। अब ये पॉइंट P जो है वो इस y से x दूरी पर है और x से y दूरी पर है। ये हो गया इस पॉइंट का लोकेशन, हो गया स्थिति, हो गया इस ग्राफ के अंदर में, ठीक है। ऐसा होता है कि लोकेशन वाले ग्राफ में हम ये दिखाते हैं जनरली कि उस पॉइंट का दूरी x से और y से जो दिया हुआ है ना, उस पॉइंट की दूरी x और y एक्स से जो दिया हुआ है उसके लिए हमें एक नया टर्म निकल के आएगा। वो क्या है वो बता रहा हूँ आपको। एक काम करते हैं, इसको यहाँ नोट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P जिसका नियामक अभी बताइए कि x, y क्या है, नियामक है। तो इस नियामक में चलो यहीं पे सर्च कर लो, x, y दिया हुआ है। तो x, y के लिए जो x अक्ष होगा आपका वो कहलाएगा, सुनो, वो होगा आपका भुज, है ना, और जो y अक्ष होगा वो आपका होगा कोटि। भुज और कोटि होता है, है ना। x अक्ष को भुज कहेंगे, y अक्ष को कोटि कहेंगे। अब इस पॉइंट में भुज x अक्ष क्या है, y अक्ष क्या है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको इरेज कर लेता हूँ। देखो मूल बिंदु जिसका निर्देशांक हमें बताना बात की बात है, बट यहाँ पे देखना है कि बिंदु P जो है वो x से और y से कितने डिस्टेंस पर है। अभी हम बताएं कि x अक्ष जो आया आपका है बिंदु P के लिए जो x अक्ष आया है वो कहाँ से लिया गया, y के। मतलब कि किसी बिंदु की दूरी y अक्ष से जो होगा, किसी बिंदु की दूरी y अक्ष से जो लेते हैं मापते हैं वो जनरली x का मान होता है, ठीक है। वो क्या होगा, x का मान। यहाँ पे एक पॉइंट को नोट करना है कि किसी बिंदु की दूरी मतलब कार्तीय तल में, ओवरऑल बात हो रही है कार्तीय तल में, 2 डायमेंशनल ग्राफ की बात हो रही है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी कहाँ से भाई, तो हमें लेना y अक्ष से, y अक्ष से, है ना, y एक्सिस से क्या होगा, x का मान होगा। और x के मान को अभी मैंने बताया क्या कहते हैं, भुज कहते हैं,
है ना। किसी बिंदु की दूरी y अक्ष से भुज कहलाएगा, मतलब x का मान होगा, x की वैल्यू होगी। फिर उसी में इसको विपरीत कर दो आप, किसी बिंदु की दूरी जो होगा वो कहाँ से, x अक्ष से, ठीक है, x अक्ष से क्या होगा, y का मान होगा, और उसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कोटि, ठीक है। इसको हम कोटि के नाम से जानते हैं कि इस पॉइंट की दूरी x अक्ष से y का मान होगा, इस पॉइंट की दूरी y से, देखो उल्टा होता है, किसी बिंदु का लोकेशन बताना है कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो उस बिंदु के लिए जो x का मान होगा उस बिंदु से y अक्ष की दूरी होगा, उस बिंदु से अगर x की दूरी है तो उसको हम y का मान कहेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है भुज और कोटि। चलो ग्राफ के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स है उसके बारे में जानते हैं। हाँ तो चलो, अगर ये पॉइंट P जो है अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली x की जो वैल्यू है वो प्लस में है, y की वैल्यू प्लस में, मतलब है कि प्लस प्लस होगा। इसमें आप ये याद रखो कि जो x और y दोनों का दोनों किस में होगा, प्लस में होगा। उसी तरह से द्वितीय क्वाड्रेंट में, मतलब द्वितीय पाद में, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस में दिया गया है, ठीक है, और y की वैल्यू किस में लिया गया, प्लस में लिया गया, ये हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेंट में कहीं भी कोई बिंदु होगा P का, या कोई भी बिंदु होगा, उस बिंदु के लिए x का मान जो होगा वो होगा, y का मान जो होगा वो भी होगा, बट x का मान माइनस में लिया जाएगा, निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, तृतीय पाद में देखो क्या होता है कि कोई बिंदु इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, स्थित है, तो उस बिंदु के लिए क्या होगा, x का मान वो भी माइनस में, y का मान वही माइनस में, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x का मान प्लस है, जो कि केवल हम x ही लिखेंगे, और y का मान क्या है इसमें माइनस, क्योंकि ये क्वाड्रेंट x ये इससे मिलकर बना हुआ है, तो x के लिए प्लस हो गया आपका, y के लिए माइनस हो गया, ठीक है, ये होगा। तो याद रखना कि प्लस प्लस जो होगा, जो भी वैल्यू प्लस प्लस में है तो प्रथम में होगा, और माइनस प्लस में मतलब x माइनस वाई प्लस सेकेंड में होगा, माइनस माइनस है तो थर्ड में होगा, और प्लस माइनस है तो फोर्थ में होगा। इस तरह से हम क्वाड्रेंट से निकालते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन बिंदु लाई करेगा। कुछ एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो, जैसे देखो प्लस नहीं लिखते बल्कि 5,-3 लिखते हैं। तो अब बताओ 5,-3 किस पाद में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो x जो है, x का मान कॉमा से पहले होगा, पहले x होता है फिर y होता है, तो x का मान प्लस में दिया हुआ, y का मान माइनस में दिया हुआ है। तो देखो x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, ये फोर्थ में आ गया, किस में आ गया है ना, फोर्थ में आ गया, मतलब कह सकते हैं चतुर्थ में आ गया, चतुर्थ पाद में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार अगर हम देंगे -3 -2, तो ये किस में आएगा भाई, तो -3 -2, तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यू माइनस में है, तो वो तीसरे में आएगा, तृतीय में आ जाएगा। और अगर केवल 1 और 2 दिया हुआ प्लस में, दोनों प्लस में है, तो वो हो जाएगा आपका प्रथम में, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो इसमें क्या है कि इस टर्म को पहले इसमें क्या होता है कि x की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ 1 2 है ना, 1 लिया 2 लिया, x की वैल्यू हमने 1 2 3 4 5 6, इधर लिया -1 -2 -3, जो बल्कि वो ग्राफ में एक डिवीज़न बना होता है एक बराबर का, इक्वल मात्रा में, 1 2 3 4 5, ये हो गया -1, यहाँ हो गया -2 -3 -4, इस तरह से वैल्यू नीचे आती है। लेकिन अब बताओ कि यहाँ 1 के लिए रेखा होगा, 1 के लिए लाइन होगा, यहाँ -1 का लाइन होगा, यहाँ 1 के लिए होगा, यहाँ -1 के लिए होगा, तो ये किसका लाइन होगा, ये 0 का होगा, किसका होगा, मतलब कि ये लाइन 0 का होगा, ये भी लाइन 0 का होगा, तो ये मूल बिंदु जो है जिसके लिए निर्देशांक क्या होगा, 0,0 होगा। अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट है, तो उसके लिए निर्देशांक एक्चुअल में क्या होगा, तो इस पॉइंट के लिए एक्चुअल में निर्देशांक जो होगा, तो इस पॉइंट से देखो कि ये बिंदु x अक्ष पे कहाँ जा रहा है, तीसरे पे जा रहा है, मतलब कि इस बिंदु से यहाँ की जो दूरी है वो कितना है, 3, ये 3 होगा आपका, है ना। अब किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी हम y से मापते हैं, तो वो आपका हो गया 3,
और इसी बिंदु से y की दूरी है, नहीं y तो हो गया सॉरी, इसी बिंदु से अब x की दूरी मापते हैं। ये दूरी आपका कितना होगा, वो भी आपका हो गया 3,3। तो इस बिंदु का निर्देशांक एक्चुअल में क्या होगा 3,3। अगर मतलब ये दिया रहेगा तो सपोज यहाँ पे हमें निकालना है, इस पॉइंट में निकालना, तो क्या होगा बताओ। तो देखो x के लिए 3 हो गया, y के लिए -2, क्योंकि 3 पे आ रहा है तो x के लिए 3 हो गया, y के लिए -2 हो गया, 3, -2 हो गया। इस तरह से यहाँ 3,3, यहाँ 3, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी बिंदु का लोकेशन हम निकाल सकते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, मतलब एक संख्या में निकाल सकते हैं। ग्राफ बनाते हैं। यहाँ हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष। सारी बात समझा दिया गया है। यहाँ पे हो गया आपका मूल बिंदु का निर्देशांक मैंने बताया 0,0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 और 0 पे आके वो बिंदु मिलता है। सपोज यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं, है ना। ये डिवीजन बना हुआ 1 का 2 का 3 4 5, अदरवाइज मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, -1 -2 -3 -4 का 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ के अनुसार एक लाइन ड्रॉ कर देते सारे के सारे पे, ठीक है। चलो यहाँ भी हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, आपका ये भी कर दिया। इधर ले लो, माइनस की तरफ ले लो, इधर ले लो, आप यहाँ ले लो, नीचे में ले लो, है ना। इस तरह से ग्राफ की तरह हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। सर जो ग्राफ पेपर में एक्चुअल में होता है वो दिखा दिया मैंने। अब देखो इसमें ऑब्जर्व करना है कि अगर हम सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, तो जनरली बच्चा ये समझता है कि ये बिंदु x का मान 1 है 2 है, बल्कि वो जो 1 हमने नामांकित किया है वो इस पॉइंट को नहीं किया है। हमने x का मान, चूँकि x अक्ष पर जो मान 1 लिया गया है, तो वो 1 मान इस बिंदु का नहीं है, याद रखना है आपको। इस बिंदु का नहीं होगा बल्कि इस पूरे लाइन का होगा। ये x का मान 1, ये हो गया x बराबर 1 का ग्राफ, ये हो गया आपका x बराबर 2 का ग्राफ, ये हो गया आपका x बराबर 3 का ग्राफ। यहाँ आ जाओ इस पार, x बराबर -1 का ग्राफ, x बराबर -2 का ग्राफ। तो सवाल ये है कि ये जो ग्राफ, जो लाइन है, मेन अक्ष y अक्ष, वो किसका ग्राफ होगा। 1 यहाँ -1, तो ऑब्वियसली ये बचा 0, तो x बराबर 0 का ग्राफ। तो x बराबर 0 जो है वो y अक्ष का ग्राफ होगा। इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना, आपको नोट करना हमेशा के लिए कि x बराबर 0 जो है वो y अक्ष को ही कहते हैं जनरली, ठीक है। चलो यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लिया जाए, x बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा, x बराबर 0 का ग्राफ जो होगा वो y अक्ष होगा, ठीक है। x बराबर 0 का ग्राफ हमें देखना है, तो y अक्ष को हम x बराबर 0 का ग्राफ कहते हैं। अब इसमें देखो क्या है कि यहाँ x बराबर, ये जो लाइन है वो y के लिए, y अक्ष पे दिया हुआ, तो y के लिए, तो ये हो गया y बराबर 1 का ग्राफ, y2 y3, मतलब y1 हो गया, y2 y3। नीचे में आ जाओ, y के लिए y-1 का ग्राफ हो गया, ये हो गया y-2 का लिए ग्राफ होगा, ये होगा y-3 का ग्राफ हो गया। तो अब सवाल ये है कि ये जो दिया हुआ वो क्या है। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन दिया हुआ है ये क्या है, y बराबर 0 का ग्राफ, मतलब y बराबर 0 का ग्राफ को हमने x अक्ष मान लिया है, x बराबर 0 का ग्राफ को हमने y अक्ष मान लिया है, ठीक है। ऐसे ही होता है जनरली। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि y बराबर 0 का जो ग्राफ होगा, मतलब आलेख होगा, वो आपका क्या होगा, x अक्ष होगा, ठीक है। x अक्ष को ही कहते हैं हम y बराबर 0 का आलेख ग्राफ, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो x बराबर 0, x बराबर कोई भी मान ले लो आप, 1 2 3 4 5। यहाँ देखो x बराबर हमने 1 लिया, तो ये ग्राफ x बराबर 1 का है। x बराबर 1 2 3 या -1 -2 -3 कुछ भी ले लो, उसका जो ग्राफ होगा वो जनरली क्या होगा, एक वर्टिकल होगा, मतलब एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। x का जितना भी ग्राफ है वो एक वर्टिकल ग्राफ होता है ये। तो हम कॉमन कह सकते हैं कि x बराबर a की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x बराबर a का जो ग्राफ है, ये ग्राफ x अक्ष पे क्या है,
एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष ये हो गया, एक्स का ग्राफ सीधा, एक्स का जो जितना भी वर्टिकल ग्राफ है, ठीक है, वो एक्स अक्ष पे क्या है, आपस में लंब बना हुआ है ना, लंबवत है। एक्स का ग्राफ क्या होता है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, एक्स अक्ष पर लंब होता है, ठीक है, एक्स अक्ष पर लंब होता है। लेकिन यही ग्राफ, चलो ठीक है, यही एक्स बराबर 1 का ग्राफ एक्स अक्ष पर तो लंब है माना, लेकिन यही ग्राफ वाई अक्ष पर क्या लंब है, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। यही ग्राफ वाई अक्ष के लंब तो नहीं होगा, बल्कि वो समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। तो अब दूसरा पॉइंट आ गया बात कि y बराबर, मतलब x का जो ग्राफ है वो y अक्ष पर क्या होगा आपका, y अक्ष पर, y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होता है। तो पॉइंट को ध्यान रखना है कि x का जो भी मान होगा उस पॉइंट के लिए जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ x अक्ष पर हमेशा लंब होगा और y अक्ष के हमेशा समांतर होगा, ठीक है। अब देखते हैं y अक्ष में, y का ग्राफ हमने चलो ये ले लिया, ये y बराबर 1 का ग्राफ, 2 का 3 का -1 -2 0 कोई भी ग्राफ ले सकते हैं, हमने एक y बराबर 1 का ग्राफ ये ले लिया। अब ये ग्राफ जो है वो क्या है, y अक्ष पे क्या है, लंब है ना। तो दूसरा देखो y बराबर, हमने मान लिया कोई मान b ले लिया, ठीक है, y बराबर b का ग्राफ, पहला पॉइंट क्या है, y अक्ष पर लंब है, y अक्ष पर लंब, y का ग्राफ y अक्ष पर लंब, और वही y का ग्राफ जो है, अब देखो ये y का ग्राफ x अक्ष के समांतर है, क्या है, x अक्ष के समांतर, है ना। हमेशा ध्यान रखना है कि जो ग्राफ है x का ग्राफ x अक्ष पे लंब, इस पॉइंट याद हो जाएगा, x का ग्राफ x अक्ष पे लंब y अक्ष के समांतर, है ना। जो जिसके लंब होगा वो उसकी का ग्राफ होगा, x का ग्राफ x पे लंब होगा, y का ग्राफ y पे लंब होगा, x का ग्राफ समांतर होगा y पर और y का ग्राफ समांतर होगा x के। यही तो लिखा हुआ, बात सामने आई। अगर समझ में नहीं आया तो आप ग्राफ से भी समझ में आ सकता है आपको। तो ओवरऑल आलेख का थ्योरी पोर्शन इतना ही था जो जनरली ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा, सवाल देखना है ना। इस तरह से आप लॉजिकल थिंकिंग लगा के बना सकते हो कि किस तरह से ग्राफ में जो ऑब्जेक्टिव का सवाल आता है वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। सही आंसर मतलब लगा सकते हो सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 NCERT का सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।